जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है एकदम शानदार, लाजवाब, ज़बरदस्त, बेहतरीन, जिंदाबाद हैं। और आशा करता हूँ बड़े ही बेहतरीन और शानदार अंदाज में आप सभी लोग अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं, अपनी पढ़ाई में जुटे हुए हैं। आशा करता हूँ तैयारी के हर एक पहलू को आप समझ के आगे चल रहे होंगे। बहुत अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आप सोने से पहले अवश्य रिवीजन कर रहे होंगे। मेरी हर क्लास में आपने इस रिवीजन शब्द को अवश्य सुना होगा और आप महसूस भी कर रहे होंगे कि आज तक आपने इसको हमेशा छोड़ा था, लेकिन आपको दो डर हमेशा सताते भी रहे। पहला डर, जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाता है तो कितना भी पढ़ लो ऐसा लगता है कि यार कुछ भी याद नहीं आ रहा है। और ऐसा एग्ज़ाम में कंप्यूटर के सामने, ऑनलाइन कंप्यूटर में, ऑफलाइन में पेपर के सामने बैठने पे होता भी है कि हम अक्सर दो ऑप्शंस में हमेशा कंफ्यूज ही रहते हैं। हमें नहीं पता लगता है कि यार ऐसा लग रहा है जैसे बी भी है और सी भी है। तो इन सब डरों को, इन सब कमजोरियों को आपका रिवीजन दूर करता है। पता है, जिस दिन आपका जो एग्ज़ाम आपका निकलेगा, मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, महसूस करना मेरी बात को। जो एग्ज़ाम आपका निकलेगा ना, पता है वो कैसा होगा आपका एग्ज़ाम? जब आप उसे अटेम्प्ट कर रहे होगे तो उसके क्वेश्चंस में आपको कभी उलझन नहीं होगी। वो एग्ज़ाम ऐसा होगा कि एग्ज़ाम का क्वेश्चन आया, डायरेक्ट आपको आंसर आता है। एग्ज़ाम का क्वेश्चन आया, आंसर आपको आता है। एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन आपके नोट्स से आ रहे होंगे, आपके दिमाग सीधा उन आंसर्स को दे रहा होगा, यानी कि आपका रिवीजन बहुत स्ट्रांग होगा। उस एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन निश्चित है। तो दोस्तों, मेरे सभी शेर जवानों, अपने रिवीजन को बहुत अच्छे से लेकर चलते रहिए। चलिए, तो क्वेश्चंस तो हमने देखे वैद्युत चैप्टर के पूरी 2 क्लासेस में बहुत अच्छे से कर ही लिए हैं। शायद अब क्वेश्चन पूछने की तो क्या ही आवश्यकता होगी। अब हम शुरू करते हैं अगला चैप्टर, जिसका नाम है चुंबकत्व यानी कि मैग्नेटिज्म। तो विद्युत के बाद जो यूनिट आपकी अगली आती है वो आती है चुंबकत्व यानी कि मैग्नेटिज्म। चुंबकत्व यानी कि मैग्नेटिज्म, बहुत प्यारी सी यूनिट है। देखिए, जैसे पिछले भी चैप्टर में मैंने देखा टेलीग्राम ग्रुप पे कुछ बच्चे कह रहे थे कि भैया ओम का नियम भी टॉपिक में दिया है। तो सिलेबस में जो दिए हैं वो चैप्टर वाइज ना देके ना कुछ कुछ टॉपिक वाइज दे दिए हैं, लेकिन हम चीज़ों को चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं। तो चैप्टर के अंदर भी आपको टॉपिक वही मिल जाएंगे। सिलेबस पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा, इस बात का शायद आपको अब तो भरोसा होने लग गया होगा। नहीं भी होने लगा हो तो मेरी बात का करो कि सिलेबस आपका बहुत अच्छे लेवल का चल रहा है। ठीक, अब चलिए चलते हैं चुंबकत्व पे, मैग्नेटिज्म पे। ठीक है, तो अब देखते हैं हम चुंबकत्व के बारे में। और चुंबकत्व कई सारे तरीके का होता है। अक्सर आपके दिमाग में क्या कन्फ्यूजन रहता है कि एक तो हमारे पास, आपने देखते हो काले वाली चुंबक जो होती है, जिससे बचपन में खेला करते थे, स्पीकर वगैरह में से जो निकला करती थी, उसको तोड़ लो बीच में से, और जब हो सकता है ऐसे रखने पे वो चिपक रही है तो एक को उल्टा कर दो तो वो उसको धक्का देने लगती थी। खूब खेले थे हम उसको। कहीं कहीं आप पृथ्वी को भी एक चुंबक के रूप में पढ़ते हैं। कभी चुंबक का जिक्र आता है घोड़े के नाल की चुंबक के रूप में, तो कभी चुंबक का जिक्र आता है दिशा सूचक यंत्र को लेके, जो आपका होता है कंपास। तो कभी चुंबक ऐसे भी बताया जाता है कि यार एक विद्युत, एक चालक तार में जब हम धारा प्रवाहित कराएं तो वो भी चुंबक बन जाती है। अब चुंबक से संबंधित बहुत सारे नियम भी हैं, कहीं फ्लेमिंग आ जाते हैं, कहीं जनरेटर मोटर में कुछ आ जाता है, कहीं मैक्सवेल आ जाते हैं, कहीं ऑरस्टेड आ जाते हैं। भाई बहुत कंफ्यूजन है इस चैप्टर में, जब तक आप इसे सीक्वेंस बाय सीक्वेंस नहीं पढ़ते हो। तो इस चैप्टर में हमारी पूरी यही कोशिश रहेगी। देखो, जैसे अगर आप विद्युत चैप्टर को उठा के देखें तो उसमें 3 चैप्टर अपने आप में हैं, ऐसे ही चुंबक चैप्टर में 2 चैप्टर अपने आप में समाहित हैं। लेकिन मैं इसको एक ही बना देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, और अपने हिसाब से मैंने आपकी सुविधा अनुसार इन चैप्टर्स को बांटा हुआ है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं कि चुंबक क्या होता है। पहले आप ये जानो चुंबक क्या होता है। तो आप सभी देखते हैं, काले वाली चुंबक को ही ले लो, उसको आप उसके बारे में भी जानेंगे कि वो क्या होती है। एक काले कलर की जो मैग्नेट होती है, चुंबक होती है, हम जैसे ही उसके पास सिक्का लेके जाया करते थे या लोहे का कुछ लेके जाया करते थे, तो आप देखते थे कि ये उसको थोड़ी दूर रखने पर ही चिपका लेता है। ऐसा थोड़ी है कि बिल्कुल नज़दीक ले जाओ तभी चिपकाएगा, नहीं, थोड़ी दूर से ही ये इसको अपनी तरफ खींच लेता है, चिपका लेता है। तो कोई भी चुंबक, चुंबक क्या होता है? चुंबक होता है कि जो लोह वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करे। तुम्हारे दिमाग में सवाल आएगा कि लोह वस्तुओं का मतलब लोहे से बनी वस्तुएं, भाई आयरन की बनी वस्तुएं। आप कहोगे नहीं जी, सिक्का तो स्टील का बनता है। अरे मेरे भैया, स्टील लोहे का ही एक रूप है। अगर आप इंजीनियरिंग पढ़ें प्रॉपर, उसमें समझें, लोहे में
कार्बन की परसेंटेज को आप कम करते हुए चले जाएं तो वो स्टील बनती हुई चली जाएगी। लोहे में अगर कार्बन बहुत ज़्यादा है, एग्जैक्टली 4.67% तक कार्बन है, तो वो लोहा है। उसमें आप 2.1% से नीचे कार्बन रखोगे तो वो स्टील बन जाएगा। तो देखो, ज़्यादातर जो चीज़ें हैं ना, जो भी चुंबक से चिपकती हैं, जिनके तुम अलग अलग नाम लेते हो, वो लोहे से ही बनी है। इसलिए हम कह देते हैं कि लोह वस्तुओं को चुंबक अपनी ओर खींचता है। तो एक मिलीजुली डेफिनेशन हम चुंबक की क्या रखेंगे, मैग्नेट की क्या रखेंगे, कि अब चुंबक क्या है? चुंबक भी तो एक पदार्थ है, चुंबक भी तो कुछ ना कुछ मैटर ही है। तो चुंबक एक ऐसा पदार्थ है, चुंबक की बेसिक डेफिनेशन है बिल्कुल, चुंबक एक ऐसा पदार्थ है जो लोह वस्तुओं को, जो लोह वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। अपनी ओर, ये और लिख गया है ना, अपनी ओर आकर्षित करता है। तरफ लिख दो, अच्छा लगेगा, अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो आप कहोगे कि मैग्नेट इज अ मैटर। मैग्नेट क्या है? एक पदार्थ ही तो है। मैग्नेट इज अ मटेरियल कह दो, मैग्नेट इज अ मटेरियल दैट अट्रैक्ट्स फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अब एक बात आप देखिए कि हमने ये कहा, चलो भाई समझ में आता है कि चुंबक एक पदार्थ है, लेकिन अब फिर से वही समस्या बनती है कि यार चुंबक तो बहुत सारे तरह की हैं। तो आओ इस कंफ्यूजन को दूर करें और पहले हम इसी बात को समझने पे जोर दें कि चुंबक कितने तरह की होती है, चुंबक के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे हेडिंग आप यही डालो, सभी नोट कर लो पहले इसको, और एक बार थम्स अप करो कि हाँ, मैग्नेट का एक बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में डेवलप हो गया, चुंबक की एक आधारभूत परिकल्पना हमारे दिमाग में समा चुकी है। बोर्ड पर टाइम गलत है, अरे यार बोर्ड पर टाइम से क्या फ़र्क पड़ता है, वो कभी कभी उसमें से जैसे इंटरनेट डिस्कनेक्ट होता है वो तुरंत टाइम को 12 बजा देता है। इंटरनेट आता है तो फिर वो टाइम ले नहीं पाता, सेट करना पड़ता है बार बार, बोर्ड के ये इशू है। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको और फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। बहुत बढ़िया सर, विद्युत चैप्टर के सारे क्वेश्चन अच्छे से हो गए, चलो बहुत अच्छी बात है। हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप खुद से कर रहे हैं तो आपका एक अलग ही स्तर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, समझ में आ गया। ठीक है, चलिए आगे चलें। तो अब देखते हैं कि चुंबक के प्रकार कितने होते हैं। इस बात को पढ़ने में ही आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। चुंबक के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ मैग्नेट। चुंबक हम कहाँ कहाँ कैसे कैसे पढ़ते हैं? तो देखो, हर चीज़ ज़्यादातर तो प्रकृति से ही मिलती है। तो सबसे शुरुआत में हम चुंबक के उस प्रकार की बात करेंगे जो हमें सीधा सीधा प्रकृति से प्राप्त होता है, और उसका नाम भी हम वही देते हैं, प्राकृतिक चुंबक। तो सबसे पहला नाम है चुंबक का प्राकृतिक चुंबक, यानी कि नेचुरल मैग्नेट। ठीक है, नेचुरल मैग्नेट यानी कि प्राकृतिक चुंबक। अब देखिए क्या होता है प्राकृतिक चुंबक, क्या होता है नेचुरल मैग्नेट। हुआ ऐसा कि ये शायद किसी ऐसे देश की बात है, यूनान वगैरह की, जहाँ पहाड़ों से घिरा हुआ था वो देश। तो एक गडरिया था, वो अपनी भेड़ों को चराने पहाड़ों पे जाया करता था, और उसने ऐसे जूते पहन रखे थे जिनमें छोटी छोटी लोहे की कील लगी थी ताकि उसकी पकड़ पहाड़ पे अच्छी बन जाए। तो एक दिन वो किसी दूसरे पहाड़ पे गया, वहाँ पे घास ज़्यादा थी। तो जब वो उस पहाड़ पे पहुंचा, एक विशेष जगह जाके उसने महसूस किया कि उसको अपने पैर को उठाने में दिक्कत हो रही है, यानी कि उसका पैर जो है वो ऐसा लग रहा है जैसे चिपक रहा है उस पत्थर से। तो उसने उस पत्थर पे किसी बाकी सारी चीज़ों को चिपका के देखा, रेत को, प्लास्टिक को, लोहे को, तो लोहा उससे चिपक गया। अब चूंकि उसके जीवन में पहली चीज़ थी, वो उसको अपने गांव लाया, और गांव के एक बड़े बुजुर्ग होते हैं ना जो सबसे समझदार होते हैं, जिनसे हम उम्मीद करते हैं कि अपने अनुभव के आधार पर किसी घटना की व्याख्या करें। तो ऐसे ही वो बुजुर्ग थे सर थेल्स, जिन्होंने आवेश शब्द को भी सबसे पहली बार दिया था।
और वो एक दार्शनिक थे, फिलोसफर थे, बुद्धि के बड़े तेज बुद्धिजीवी प्राणी। तो उसने पूछा कि बाबा ये क्या है। तो उन्होंने देखा कि वो लोह वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था, प्रकृति से मिला हुआ पत्थर। उन्होंने उसको नाम दिया चुंबक, कि ये मैग्नेट है। तो सवाल आएगा कि सबसे पहले चुंबक शब्द किसने दिया, प्रकृति में चुंबक किस रूप में पाया जाता है। अगर देखिए बोर्ड में इंटरनेट अभी हुआ तो मैं आपको दिखाई ही देता हूं कि क्या होता है वो पत्थर जो हमें प्रकृति से डायरेक्टली मिलता है। उसको बोलते हैं हम लोड स्टोन। लोड स्टोन का मतलब चुंबक पत्थर। अरे लोड स्टोन, लोड स्टोन, इसका मैं आपको फोटो दिखाता हूं। ये होता है, देखो वो चुंबक पत्थर। आप देख लो, इमेजेस हैं, हाँ ये देख पा रहे हैं आप कि देखो ये पत्थर है, इसने कितना लोहे की कीलों को चिपका रखा है। ये सारा का सारा क्या है, लोड स्टोन है। आलपिन चिपक रही हैं और इससे दुनिया भर की तमाम चीज़ें चिपक रही हैं। तो प्रकृति में जो हमें प्राकृतिक रूप से चुंबक मिलती है उसका नाम हमने क्या दिया, उसका नाम दिया हमने चुंबक पत्थर। तो सवाल पहला बनता है कि बताइए क्या चुंबक पत्थर एक चुंबक है, क्या लोड स्टोन एक चुंबक है। बच्चों को लगता है यार पत्थर कैसे चुंबक हो जाएगा, लेकिन नहीं, ये प्रकृति में मिलने वाली सीधे रूप से चुंबक है। इसके बाद सवाल आएगा कि बताओ चुंबक शब्द सबसे पहले किसने दिया। तो आप कहेंगे कि चुंबक शब्द जो है, चुंबक शब्द यानी कि वर्ड मैग्नेट जो सबसे पहले दिया वो दिया सर थेल्स ने। थेल्स साहब ने सबसे पहले चुंबक शब्द दिया और ये था चुंबक पत्थर, और ये प्राकृतिक रूप से हमें मिला। ठीक है, क्या इसका कोई इस्तेमाल हो पाता है? जी नहीं, इसकी क्षमताएं बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं। देखिए हमें जो प्रकृति से जितने भी पदार्थ मिलते हैं उनका सीधे रूप से, प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट फॉर्म में हम बहुत कम इस्तेमाल कर पाते हैं, क्योंकि या तो उनकी क्षमताएं उतनी ना ज़्यादा नहीं होती हैं या उनमें वैसे गुण विद्यमान नहीं होते हैं जैसा हम चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं कि उसमें कुछ मिला मिलू लेते हैं और अपने हिसाब से चीज़ों को बना लेते हैं। लेकिन चुंबक पत्थर डायरेक्टली हमारे कोई इस्तेमाल में नहीं आता है। तो प्राकृतिक रूप से मिलने वाली चुंबक को हम प्राकृतिक चुंबक बोलते हैं, और इसमें केवल हमें इतना ही पढ़ना है। ठीक है, ये खत्म कहानी आपकी नेचुरल मैग्नेट की। इसमें इससे ज़्यादा कुछ भी हमें नहीं पढ़ना, इतने ही सवाल केवल इससे बनते हैं। क्या चुंबक की कहानी यहीं खत्म हो जाती है? बिल्कुल भी नहीं खत्म होती है। चुंबक की कहानी बिल्कुल भी यहाँ खत्म नहीं होती है। एक दूसरा और चुंबक हम देखते हैं अपने जीवन में, जो कि है हमारी पृथ्वी। हमारी जो पृथ्वी है वो भी एक चुंबक है। तो दूसरी चुंबक है पृथ्वी। पृथ्वी एक चुंबक, यानी कि अर्थ एज अ मैग्नेट। अर्थ एज अ मैग्नेट। ठीक, अब देखिए हम पहली बात तो ये कैसे कहें कि पृथ्वी एक चुंबक है। तो होता क्या है कि वो जो काले वाली चुंबक होती है उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। आप क्या करना, एक चाकू लेना है, लोहे का कुछ भी लेना, चाकू हल्का पतला होता है, और उसको उस पर बहुत देर घिसना, घिसते रहना घिसते रहना घिसते रहना। घिसने के बाद उस चाकू पे एक सिक्का चिपकाना, हल्का, या सिक्का ना हो तो कोई लोहे की हल्की सी चीज़ चिपकाना। आप देखेंगे वो भी उससे चिपक जाएगी। इसका मतलब अगर किसी भी लोहे की वस्तु को आप किसी चुंबक के संपर्क में रख दो, या तो घिसो या उसके संपर्क में रख दो, तो इस लोह वस्तु के अंदर भी चुंबक का गुण आ जाता है। तो अगर ऐसे ही तुम इस चाकू को पृथ्वी में भी दबा के रख दो ना, स्टेनलेस स्टील ले लेना ताकि जंग ना लगे पृथ्वी में दबने से, और इसको 100 दिन के बाद निकालना करीब, तो आप देखेंगे कि अगर जंग से बच गया है, बचा पाए तुम, तो फिर इसमें चुंबक का गुण आ चुका है। यानी कि चाकू चुंबक के पास रहने से ही तो चुंबक का गुण ले पाता है। अगर ये पृथ्वी के पास रहने से चुंबक का गुण ले पाया है तो इसके पास पृथ्वी भी एक चुंबक है, पृथ्वी के पास भी चुंबक का गुण है, मैग्नेट की प्रॉपर्टी है ना। अब तुम गुरुत्वाकर्षण से बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। क्या गुरुत्वाकर्षण चुंबक है? नहीं। चुंबक का मतलब होता है जो खाली लोह वस्तुओं को अपनी ओर खींचे, जो डायरेक्ट लोहे से बनी है या लोहे की कोई अवस्था है। भैया गुरुत्वाकर्षण में तो सेब को भी खींच रहा है, क्या सेब लोहा है? नहीं, गुरुत्वाकर्षण एक अलग चीज है, चुंबक एक अलग चीज है। तो इस बात की पुष्टि हो जाती है कि हाँ भैया एक चुंबक, पृथ्वी के पास भी अपना एक चुंबकत्व है। दूसरा एग्जाम्पल तुम क्या ले सकते हो? चलो और बहुत सारे तरीके हैं, वो छोड़ो, वो ज़्यादा गहरा हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि चलो ठीक है, ये तो हमने मान लिया कि पृथ्वी के पास एक चुंबकत्व है, लेकिन सवाल आता है कि वो आया कहाँ से।
तो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अलग अलग थ्योरीज दी, हर एक की थ्योरी कैंसिल हो गई, लेकिन एक थ्योरी को मान्यता मिली। वो क्या थी? एक साइंटिस्ट ने बताया कि चूंकि पृथ्वी का जो कोर है, पृथ्वी का जो बिल्कुल मिड पार्ट है, आपको पता होगा हम सरफेस पे रहते हैं, पृथ्वी क्या थी? पहले आग का गोला थी, बहुत सारे पिघली धातुएं, मोल्टन मेटल इसमें होते हैं। बारिश वारिश पड़ी तो धीरे धीरे ठंडी होती गई, ऊपर की जो इसका सरफेस है वो रहने लायक बन गया, और अंदर इसमें आज भी लावा है, आज भी गर्म धातुएं पिघल रही हैं, भभक रही हैं, जो लावे के रूप में बाहर निकलती हैं, कहीं कहीं देखे होंगे आपने। तो जब वो घूमती हैं, उनके घूमने के कारण चुंबकत्व बनता है। तो पृथ्वी भी एक चुंबकत्व है, अर्थ भी एक मैग्नेट है। जितना मैंने आपको बताया, क्या उससे कुछ पेपर में आएगा? बिल्कुल नहीं। वो जानने के लिए जरूरी है कि भैया पृथ्वी एक चुंबक है। आएगा किस बात से? इस बात से कि सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने कहा कि पृथ्वी एक चुंबक है। तो एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था विलियम गिलबर्ट। हिंदी इंग्लिश दोनों में आप विलियम गिलबर्ट ही लिखेंगे। देखो, एक छोटी सी बात को कभी कभी अच्छे से समझने के लिए हमें 10 मिनट चाहिए होती हैं, लेकिन मैं वादा करता हूं कि अगर इन 10 मिनट के बगैर आप इस बात को पढ़ोगे तो हमेशा रटोगे, लेकिन इन 10 मिनट के साथ इस बात को पढ़ोगे, बेशक बात छोटी हो लेकिन टक्क से समझ आती है और कभी गलत नहीं करते हो। तो विलियम गिलबर्ट एक साइंटिस्ट आते हैं, ये एक पुस्तक लिखते हैं। इन्होंने लिखी एक बुक जिसका नाम था, एक बुक ये लिखते हैं जिसका नाम था बुक का द मैग्नेटे। द मैग्नेटे। और द मैग्नेटे में ये बताते हैं सबसे पहले कि पृथ्वी एक चुंबक है। क्या हमें पृथ्वी के चुंबकत्व के बारे में कुछ पढ़ना है? कुछ भी नहीं पढ़ना, इतने से ज्यादा हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक, ये अभी एक माहौल बना रहे हैं हम, ताकि हमें अच्छे से समझ में आए कि चुंबक आखिर कितने तरह की मिल सकती है, ताकि जब हम मुख्य चुंबक को पढ़ें जो हमारे सिलेबस का पार्ट है, तो हमें कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। ठीक, तीसरी एक चुंबक आती है। देखो, पृथ्वी के चुंबकत्व का हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं? जैसे हमें रॉकेट छोड़ना है, रॉकेट लॉन्च करना है, इन सब चीज़ों में गुरुत्वाकर्षण का, चुंबकत्व का, इन सब चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। कुछ खास डायरेक्ट रूप से जैसे स्पीकर में चुंबक लगा ली, वो सब इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। अब तीसरी एक चुंबक आती है आपकी आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट यानी कि कृत्रिम चुंबक। मैं इसको यहां लिखता हूं ताकि जगह बच जाए। आर्टिफिशियल मैग्नेट, हिंदी में इसको आप बोलोगे कृत्रिम चुंबक। ठीक है, एक सेकेंड, जगह का बड़ा अभाव है तो संभल के लिखना है। कृत्रिम चुंबक एक साथ नोट करना है, या मेरे साथ नोट करते हुए चल रहे होंगे, बाद में डिस्कशन कर लेंगे कि क्या समझ आया क्या नहीं, अभी पहले सुनते रहो। कृत्रिम चुंबक क्या होती है, आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होती है? भाई पीडीएफ नहीं डली है तो डल जाएगी, बाकी एक बार ना ऐसी किसी भी समस्या के लिए आप अपने एप्लीकेशन को अपडेट कर लिया करें, है ना। बहुत अच्छे से समझ में आया। अभी कहानी पूरी बाकी है, तो ट्रेलर चल रहा है। एक भूमिका बना के जो पढ़ने में मजा आता है उसकी बात ही अलग है। अब देखिए, कृत्रिम चुंबक क्या होती है, आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो डेफिनेशन से पता लगता है कि जिसको इंसान बनाता है, भाई जो मानव निर्मित होती है उन्हीं को तो आर्टिफिशियल या कृत्रिम बोलते हैं। जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि चुंबक हमारे आसपास के दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा है। आप हर डिवाइस को उठा के देखो, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, जितने भी आपका फ़ोन हो गया, कैमरे हो गए, कंप्यूटर हो गया, और स्मार्ट वॉच हो गई, जितनी भी तमाम चीज़ें हैं, जितने भी साउंड सिस्टम है, उसमें सब में मैग्नेट लगी हुई है, सब में चुंबक लगी हुई है। और इनमें से कोई भी चुंबक का हम इस्तेमाल नहीं करते, तो इंसान अपने लिए एक चुंबक बनाता है जिसे बोलते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट। और हमारा एक अच्छा खासा बड़ा डिस्कशन इसी पर रहने वाला है कि आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होती हैं, कृत्रिम चुंबक क्या होती हैं। हल्का सा हिंट मैं आपको यहां दे देता हूं कि जितनी भी वो आप काले काले कलर की चुंबक में बार बार जिसका नाम ले रहा था, वो आर्टिफिशियल मैग्नेट ही होती है। ना वो यहां से मिलती है, ना वो यहां से मिलती है, वो आपकी आर्टिफिशियल मैग्नेट ही मिलती है। अच्छा, एक डाउट आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि जब ये प्राकृतिक चुंबक है तो ये क्या है? देखिए, पृथ्वी अपने आप में एक चुंबक है, ऐसा नहीं है कि पृथ्वी के अंदर कोई चुंबक के पार्टिकल रखे हुए हैं। ऐसा भी एक वैज्ञानिक ने कहा था कि हो सकता है कि पृथ्वी के पास अपना एक बड़ा चुंबक हो, लेकिन होता क्या है कि चुंबक को अगर गर्म करते हैं ना, उसका गुण चला जाता है। अब पृथ्वी की कोर तो बहुत गर्म है, तो वो अगर वहां ऐसे चुंबक रखोगे तुम, तो वो तो वैसे ही खत्म हो जाना है। तो ऐसा नहीं है कि इस चुंबक से इसका कोई मतलब है, ये अलग है। अच्छा, आप कहोगे कि तो फिर गर्म होने से ये तो खुद ही गर्म है, फिर ये चुंबक कैसे बना पा रही है? अरे सुनो, वो मैटर नहीं करता कि ये चीज गर्म होने से चुंबक का गुण चला जाएगा, वो इसके लिए एप्लीकेबल है। इस तरह की चुंबक पे गर्म होने से कोई मतलब नहीं होता, इवन वो तो गर्म होने से ही बनती है। बड़ी गहराई है इनमें समझने के लिए। सवाल उठता है कि आर्टिफिशियल मैग्नेट, कृत्रिम चुंबक किसकी बनी होती है?
तो आप अभी बस धातुओं के नाम याद रखो, डिटेल में इसके बारे में ही पढ़ना है हमें पूरा। कृत्रिम चुंबक जिन धातुओं की बनी होती है, किन धातुओं से बनती है, किन मेटल्स से बनती है, उसको आप ट्रिक से याद रखोगे, अल नी को। क्या याद रखेंगे आप? ट्रिक वाइज याद रखेंगे, अल नी को। अल का मतलब एल्यूमिनियम हो जाएगा, अल का मतलब क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम। एन आई का मतलब निकिल हो जाएगा, और सी ओ का मतलब कोबाल्ट हो जाएगा। एक चौथी धातु और आप यहां लेके आते हैं जिसका नाम है स्टील। स्टील को हिंदी में आप बोलते हैं इस्पात। तो इन चार धातुओं में से किसी एक की भी हम कृत्रिम चुंबक बना लेते हैं। यहां से भी एक बहुत अच्छा सवाल बनता है, ठीक है, कि एल्यूमिनियम, निकिल और कोबाल्ट की ये मैग्नेट बनी होती हैं, जिनको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट, यानी कि कृत्रिम चुंबक। अच्छा जी, अब देखिए एक और चुंबक आती है अब लास्ट। ये 3 तरीके से चुंबक हमने पढ़ी। अब एक तरीके से और चुंबक बन सकती है, और वो कौन सी है आपकी? वो है कि अगर आप किसी एक चालक तार में, एक कंडक्टर ले लो, एक चालक तार ले लो, जैसे कॉपर का ले लो, लोहे का ले लो, ये है आपका चालक तार, ठीक है, यानी कि कंडक्टर। और इस चालक तार में आप प्रवाहित कराओ धारा। इस चालक तार में आप क्या प्रवाहित कराते हैं? धारा प्रवाहित कराते हैं, यानी कि इस चालक तार में आप करंट फ्लो कराते हैं। तो एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था सर ओरस्टेड। सर ओरस्टेड ने क्या पाया कि जब धारा बहती है तो इस तार के आसपास एक चुंबक का निर्माण हो जाता है, यानी कि इस तार के आसपास कुछ दूरी तक, ये तो निर्भर करेगा धारा कितनी ज़्यादा है। मान लो 4 एम्पियर धारा पर ये तार है, इस तार के यहाँ तक का क्षेत्र, इस क्षेत्र में चुंबक बन जाती है, यानी यहाँ किसी लोहे की वस्तु को लाओगे तो वो उसे खींच लेगा। तो इसको बोलते हैं हम धारा की वजह से चुंबक बनना। तो इसका नाम बन गया विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ठीक है। इस चौथे तरीके का नाम बन गया, चुंबक को उत्पादित करने के चौथे तरीके का नाम बना विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। आप लिखेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ठीक है, यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो हमने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा था कि विद्युत धारा से ऊष्मा भी बनती है, तो विद्युत धारा से चुंबक भी बनती है, ठीक है। कमेंट लूंगा मैं भी सभी के, एक बार पहले इसको डिस्कशन को फाइनल कर लें। तो ये हो गया भैया, ये क्या कहता है कि किसी चालक तार में अगर आप विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं तो आपको क्या मिल जाता है? किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित कराने से इसके आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हो जाता है, ठीक है, एक चुंबक बन जाती है। तो धारा की वजह से हमें चुंबक मिली, करंट की वजह से हमें मैग्नेट मिली, इसको बोलते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। सबसे पहले इसको किसने दिया? तो सबसे पहले इसको देने वाले थे वैज्ञानिक जो थे, सबसे पहले इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, जिनका नाम है सर ओरस्टेड, ठीक है, इनका नाम है सर ओरस्टेड। तो ये हिंदी में भी इंग्लिश में भी इनका नाम ओरस्टेड ही रहेगा। तो ये हो गया पूरा चुंबक। अब देखो हमें इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है, हमें इसके बारे में भी खूब डिटेल में पढ़ना है। तो ये हमने एक भूमिका बनाई, एक ओवरव्यू बना लिया, पृष्ठभूमि तैयार कर दी कि चुंबक कितने प्रकार की होती है। तो एक बार सभी मुझे बताएंगे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि हाँ क्या होती है। आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल होंगे, जनरेटर में कौन सी चुंबक है, मोटर में कौन सी चुंबक है, कौन सा नियम कहाँ पे इस्तेमाल होता है, उसके बाद विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में क्या पढ़ना है। तो ये हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे, अब इनको ही पढ़ना है हमें। अभी बस इतना बताइए कि हाँ मुझे भूमिका समझ में आ गया, मैं ये तो कंफ्यूज नहीं होऊंगा कि चुंबक कितने तरह की होती है, मैग्नेट कितने टाइप की होती है। अब बताइए क्या डाउट है आपके, नोट हो जाए तो हम सब करेंगे। चलो
पहले बहुत कन्फ्यूज़न था, अब एकदम समझ में आ गया है। चलो भाई, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। सर, धारा से चुंबक कैसे बनती है उसके बारे में डिटेल में अभी पढ़ेंगे कि विद्युत धारा कैसे चुंबक को बनाती है। अभी आप इतनी बातों को समझिए, जितना अभी बोर्ड पे लिखा है क्या उसमें कोई संशय है, ये बताओ बस, उसमें कोई दिक्कत है क्या? साथ के साथ नोट कर लिया था। चलो, सभी के थम्स अप भी आ गए, बहुत बढ़िया, और सभी ने अच्छे से इसको समझ भी लिया, वेरी गुड। अब चलो, अब वन बाय वन बात करते हैं। इनके बारे में कोई बात नहीं करनी, हमें बात करनी है आर्टिफिशियल मैग्नेट के बारे में, कृत्रिम चुंबक के बारे में, ठीक है। चलिए जी, आर्टिफिशियल मैग्नेट, आर्टिफिशियल मैग्नेट यानी कि कृत्रिम चुंबक। तो कृत्रिम चुंबक क्या होती हैं, आपने खूब देखा होगा, बहुत सारे तरह की चुंबक थी। अगर हम कुछ मुख्य मुख्य के नाम लिखें तो जिन्हें आप सबसे शुरू में देखते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट, उसके उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं। जैसे देखो, आपने देखी होगी, अगर मैं इसके एग्जाम्पल्स की बात करूं तो आपने सबसे पहले स्कूल में एक चुंबक देखी होगी जिस पर एक सिरा नीला होता था, एक सिरा लाल होता था, है ना, जो एक रेक्टेंगल की फॉर्म में होती थी, आपने देखा था उसको। अगर इसके एग्जाम्पल्स में हम देखें तो सबसे पहली चुंबक आपने ये देखी होगी, ये सबसे पहली चुंबक आपने ये देखी होगी जिसका एक सिरा नीला होता था और एक सिरा लाल। चलो प्रॉपर फील कराई देता हूं, एक सिरा नीला और एक सिरा लाल, एक सिरा बना दूंगा लाल ऐसे, ये सिरा नीला और इसका एक सिरा होता था लाल ऐसे। तो इस हिस्से को हम बोलते थे उत्तरी ध्रुव और इस हिस्से को हम दक्षिणी ध्रुव बोलते थे, ठीक है। उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव यानी कि नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल, और इसको बोलते थे हम दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल, ठीक है। इसको हम उत्तरी ध्रुव बोलते हैं और इसको हम दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। तो ये किसकी फॉर्म में हुआ करती थी, ये मतलब स्टील की होती है मेनली, ये एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट, स्टील में से किसी को भी हम आर्टिफिशियल मैग्नेट बोल सकते हैं, कृत्रिम चुंबक बोल सकते हैं। स्टील की होती थी और ये जिस शेप में होती है, आयत की शेप में होती थी और ऐसे लंबी लंबी होती थी, उसको बोलते हैं बार, इंग्लिश में, हिंदी में दंड। उस तरह की आकृति को ही हम ये बोलते हैं, तो इसका नाम हो जाता है दंड चुंबक। हिंदी में इसको हम बोलते हैं दंड चुंबक यानी कि बार मैग्नेट। अब देखो, मैग्नेट बिल्कुल चार्ज की तरह है, चुंबक में जो भी चलेगा बिल्कुल आवेश के जैसा चलेगा। जिसको आवेश की अच्छे से जानकारी है, ये मान लो उसको अच्छे से चुंबक की भी जानकारी है। तो बार मैग्नेट में आपसे पूछा जाएगा, कुछ प्रॉपर्टीज पूछी जाएंगी, इसी से रिलेटेड पूछा जाएगा। देखो, अगर आप साउथ, जैसे ये एक चुंबक है जिसके दो सिरे हैं, एक नॉर्थ एक साउथ, अगर आप नॉर्थ के एक दूसरे चुंबक लेके आए तो उसके पास भी नॉर्थ और साउथ होंगे। भाई मान लो आप एक ही चुंबक लेके आए, इसके भी दो सिरे होंगे, नॉर्थ और साउथ। तो अगर आपने इसको इसके पास मिलाया कि साउथ नॉर्थ के पास आ जाए, यानी अपोजिट चार्ज हो गए, तो विपरीत आवेशों के बीच हमेशा आकर्षण होता है। ऐसे ही विपरीत ध्रुवों के बीच में भी, इनको ध्रुव बोलते हैं, के बीच भी हमेशा अट्रैक्शन यानी आकर्षण होता है। भाई ये नॉर्थ है, साउथ है, तो हमेशा यहाँ आकर्षण ही तो होगा। तो विपरीत ध्रुवों के बीच क्या होता है, आकर्षण। आप लिखोगे आकर्षण जो होता है, अट्रैक्शन जो होता है, वो हमेशा कहाँ होता है, वो हमेशा होता है विपरीत आवेशों के बीच, वो हमेशा विपरीत आवेशों के बीच होता है, यानी कि वो हमेशा ऑपोजिट चार्जेस के बीच होता है, ठीक है। इस बात को अच्छे से याद रखेंगे कि विपरीत आवेशों के बीच हमेशा अट्रैक्शन होता है। अच्छा, विपरीत आवेश नहीं करेंगे यहाँ, तो यहाँ लिखेंगे विपरीत ध्रुव, सॉरी, मुझे बस चार्ज बोल रहा हूँ तो चार्ज याद आ गया। विपरीत यहाँ बोलेंगे ध्रुव, यानी कि ऑपोजिट चार्जेस के बीच हमेशा क्या होता है, अपोजिट चार्जेस के बीच आकर्षण। ऑपोजिट में क्या हो सकते हैं भाई, या तो आप नॉर्थ के साथ साउथ लो या साउथ के साथ नॉर्थ हो, तो एक ही बात है। अच्छा, अगर हम देखें समान, अगर हम देखें या ऐसे लिख लो, अगर आप समान ध्रुव लेंगे तो हमेशा उनके बीच में क्या रहेगा, प्रतिकर्षण। ये तो हमने पहले भी देखा था। अरे भाई साहब, लड़का लड़के की तरफ ही तो अट्रैक्ट होगा, सॉरी लड़की की तरफ, लड़के की तरफ हो रहा है तो फिर कुछ डिफेक्ट है ना। तो ये मजाक की बात है। हालांकि प्रतिकर्षण होता है समान ध्रुवों के बीच में, यानी कि सेम पोल्स के बीच में क्या होता है, आकर्षण। दिमाग में बार बार चार्ज आ रहा है, पोल्स, पोल्स, सॉरी,
ठीक है, चार्ज लिख दिया, हाँ हो गया, सही सही है। तो ये हो गया आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण कि कैसे कैसे होता है। तो ये एक आर्टिफिशियल मैग्नेट का उदाहरण है। दूसरा, आप एक तरह की और मैग्नेट देखते होंगे, आपने देखी होगी, चलो मैं आपको दिखाई ही देता हूँ, शायद बहुत सारे बच्चों ने, मेरे भाई बहनों ने ना देखी हो, तो इसको हम देख लेते हैं। ये होती है आपकी हॉर्स शू टाइप मैग्नेट, घोड़े के नाल के आकार की चुंबक। हॉर्स शू टाइप, हॉर्स शू मैग्नेट, घोड़े के नाल के आकार की चुंबक, ऐसी। ये वही आपकी बार मैग्नेट ही होती है, ये वही आपकी दंड चुंबक होती है, बस इसको ऐसे गोल घुमा दिया जाता है। ये मान लो ऐसे करके इसको मोड़ दिया गया, तो ये देखिए, अगर ऐसे करके इसको मोड़ दिया जाए, बार मैग्नेट को ही, दंड चुंबक को ही मोड़ दिया जाए, तो वो हॉर्स शू टाइप मैग्नेट बन जाती है। ठीक है, तो बड़ी आसान है। दूसरी चुंबक हो सकती है हॉर्स शू टाइप मैग्नेट, सबके अलग अलग इस्तेमाल हैं, उतना ज़्यादा उसमें गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है। हॉर्स शू मैग्नेट यानी कि घोड़े की नाल के आकार की चुंबक, घोड़े की नाल के आकार की चुंबक, हॉर्स शू टाइप मैग्नेट। ठीक है, अच्छा जी, बहुत बढ़िया। अब एक तीसरी चुंबक आपने देखी होगी, तो वो होती है दिक् सूचक। तीसरी चुंबक आपने देखी होगी, चुंबक कहाँ होती है वो दिखाता हूँ फिर से मैं आपको। ये होता है आपका दिक् सूचक, यानी कि कंपास जिसको आप बोलते हैं, या दिशा सूचक भी इसको हम बोल देते हैं। देख के ज़्यादा बढ़िया समझ में आता है ना। तो दिक् सूचक क्या होता है आपका? कंपास, कंपास मैग्नेट। ये देखिए आप, ये सारी की सारी कंपास मैग्नेट हैं। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं ना, तो ये एक कंपास मैग्नेट है, इसको दिक् सूचक बोला जाता है। पहली बात तो ये है कि इसमें कौन सा हिस्सा चुंबक होता है, क्या पूरी चुंबक होती है? नहीं। देखो जो इसकी निडल होती है ना, अगर आप देख पा रहे हो तो इसमें एक निडल है, एक सेकंड रुके, इसमें एक निडल दिख रही होगी आपको। देखो ये लाल सिरा है और ये इसका व्हाइट सिरा है। तो ये जो निडल है, ये जो सुई है, ये चुंबक की बनी होती है, ये मैग्नेट की बनी होती है। अब होता क्या है कि जैसे ही आप मान लो रेगिस्तान में चले गए, आप दिशा भूल गए, अब अपनी जेब से इसको निकालो, तो चूंकि पृथ्वी अपने आप में एक चुंबक है, और ये जो सुई है ये भी एक चुंबक है, ये जो निडल हमने बनाई है ये भी एक मैग्नेट है। तो इसको एक खास तरीके से मिलाने पे इसकी जो सुई है, मान लो वो ऐसे आके रुकी, ऐसे, और हमें पता है कि भाई लाल वाला सिरा दक्षिणी सिरा है, इसका लाल सिरा दक्षिणी है, ये तो हमने बनाई है, हमें पता है। तो बताओ पृथ्वी के कौन से सिरे की तरफ आकर्षित हुआ होगा ये? तो निश्चित ही पृथ्वी के उत्तरी सिरे की तरफ आकर्षित हुआ होगा। तो हमें पता लग गया कि यहाँ उत्तर दिशा है, तो इसके पीछे दक्षिण दिशा है, और ये उत्तर है, दक्षिण है, तो पूर्व इधर है, पश्चिम इधर है, आराम से डायरेक्शन का पता लग जाता है। तो दिशा सूचक में भी हम चुंबक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसकी निडल केवल चुंबक की होती है। आपको कब ये समझ में नहीं आता कि इसमें चुंबक कहाँ है भाई, इसकी केवल निडल चुंबक की होती है। तो आप कह सकते हैं कि जो दिक् सूचक होता है आपका, जो दिशा सूचक होता है, यानी कि जिसको हम कंपास भी बोलते हैं, उसमें भी आपकी आर्टिफिशियल मैग्नेट ही लगती है। ठीक है जी। तो ये ऐसे तो बहुत सारी जगह पे यूज होती है आर्टिफिशियल मैग्नेट, ढेरों जगह पे। अब वो जो स्पीकर में काले कलर की लगती है, वो भी एल्यूमिनियम निकल कोबाल्ट की ही बनी होती है, लेकिन उससे कभी पेपर में कोई सवाल नहीं पूछा जाता ऐसे। तो आशा करूंगा ये समझ में आ गया होगा। एक बार सभी नोट करेंगे और बताएंगे कि हाँ भैया, हमें ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। अगर हाँ, तो फिर हम अगले मुद्दे पे चलेंगे और एक टॉपिक और अभी हम कवर करेंगे। सभी नोट कर लेंगे अच्छे से। चलो, बहुत बढ़िया, समझ में आया। ठीक है, तो ये हो गई आर्टिफिशियल मैग्नेट। अब जो भी कहानी हम पढ़ रहे हैं वो सब आर्टिफिशियल मैग्नेट के बारे में पढ़ रहे हैं, ये मान लेना। अच्छा हाँ, एक बात और बताओ कि तुमने जो दंड चुंबक देखी थी, क्या ऐसा भी होता है कि वो हमेशा चुंबक बनी रहती है? तुम कहोगे बिल्कुल, वो एक स्थायी चुंबक होती है। तो इसके आगे आप ये भी लिख सकते हैं कि जैसे देखो, हमने देखा भाई विद्युत धारा की वजह से चुंबक बन रही है, तो उसमें ये समझ आता है कि विद्युत धारा जब तक है, जब तक चुंबक है, वो तार चुंबक की तरह काम करेगा। लेकिन जैसे ही धारा हटा लोगे, चुंबक हट जाएगी। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे इसमें हमेशा चुंबक रहेगी। ऐसा नहीं है कि धारा लगाने से चुंबक आ रही है। तो ये कैसी चुंबक है? एक स्थायी चुंबक होती है, ये एक परमानेंट मैग्नेट होती है, परमानेंट मैग्नेट। लेकिन अगर इस चुंबक के साथ भी तुम कुछ दुर्व्यवहार करोगे, गलत व्यवहार करोगे, गलत व्यवहार में क्या आता है, इसको गर्म कर दो तुम,
जो चुंबक मैंने अभी तुम्हें दिखाई उनमें से किसी को भी गर्म कर दो, उसमें से चुंबक का गुण ही खत्म हो जाएगा। उस पर हथौड़ा बजा दो, पीट दो, उसमें से चुंबक सॉरी चुंबक का गुण खत्म हो जाएगा। तो आप ये भी डाल के लिखेंगे, नोट डाल के लिख लेंगे यहाँ पे कि गर्म करने यहां से सवाल आता है, गर्म करने या पीटने से चुंबक का गुण खत्म हो जाता है। गर्म करने या पीटने से चुंबक का गुण खत्म हो जाता है। गर्म करने या पीटने से चुंबक का गुण खत्म हो जाता है, यानी कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वैनिशेस। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वैनिशेस when a magnet is beaten up और heated, या तो आप उसे हीट करो या उसे गर्म करो तो चुंबक का गुण समाप्त हो जाता है। ठीक है, एक बार नोट करेंगे फटाफट से। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, अच्छा अब एक बहुत खूबसूरत से कॉन्सेप्ट पे चलते हैं हम, जिसका नाम है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, हमने पहले भी देखा कि अगर हम चुंबक के पास एक सिक्का लेके आते हैं तो वो उसको थोड़ा दूर भी रख दोगे ना तो थोड़ी दूर से चिपका लेगी, हो सकता है यहाँ से चिपका ले, लेकिन यहाँ से हो सकता है नहीं चिपकाए। ये तो डिपेंड करेगा कि भाई चुंबक कितने स्ट्रांग है। हो सकता है कि अगर आपने इसे इसके बहुत नज़दीक रखा तो ये चिपका ले, यहाँ से ना चिपका पाए। मान लो यहाँ तक चिपका पा रही है, तो इतना जो क्षेत्र होगा, इतना जो एरिया होगा चुंबक के आसपास का जिसमें वो किसी को भी चिपका पा रही है, मान लो उसको और छोटा सा कर लेते हैं ऐसे करके, यहाँ तक ये इतने हिस्से में, चुंबक के इतने हिस्से में कुछ भी आया तो ये इसको अपनी तरफ खींच लेगी। जैसे कि आवेश था, जैसे चार्ज था, वो क्या कहता था मेरे आसपास कोई भी आया तो मैं उसको खींच लूंगा, वो वैद्युत क्षेत्र था। ऐसे ही चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र में क्या होगा, अगर कोई भी लोहे की वस्तु एंट्री लेगी तो वो इससे चिपक जाएगी, यानी इसके प्रति आकर्षण के बल को महसूस करेगी। तो उस हिस्से को हम क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। तो डेफिनेशन लिखेंगे आप डेफिनेशन लिखेंगे कि चुंबक के आसपास का वह क्षेत्र, चुंबक के आसपास का वह क्षेत्र जिसमें कोई लोह वस्तु आकर्षण का बल महसूस करती है, आकर्षण का बल महसूस करती है। यानी कि द एरिया अराउंड द मैग्नेट, द एरिया अराउंड अ मैग्नेट लिखो, द एरिया अराउंड ए मैग्नेट एट विच, या इन विच करो, इन विच अ मैग्नेट, इन विच अ पैरोमैग्नेटिक material feels a force of attraction। तो रिपल्सन तो होगा ही नहीं, वो उसको ऐसा थोड़ी कि दूर भगा देगा अपने आप से, वो तो उसको हमेशा अपनी ओर खींचेगा। अब सुनो, बहुत सारी जगह पे आप क्या पढ़ते हो और क्या पढ़ाते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है। नहीं भाई साहब, एक बात बताओ मुझे कि चुंबक कह रही है कि भाई मेरे आसपास का कोई भी क्षेत्र, बड़े ध्यान से सुनना, कि मेरे आसपास का इतना क्षेत्र है, ये इतना एरिया है जिसमें मैं किसी लोह वस्तु को अपनी ओर खींचूंगी, तो इस क्षेत्रफल को मापने का क्या मात्रक होगा भाई? इस क्षेत्रफल को मापने का मात्रक तो मीटर स्क्वायर ही होगा। अरे इसको थोड़ी तुम टेस्ला में मापोगे। क्या ये चुंबक से संबंधित है? चुंबक से संबंधित है, लेकिन चुंबक के आसपास का है।
चुंबक में अंदर छोड़िए, तुम दूसरे शब्दों में ऐसे पढ़ो, वो चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता जिसकी यूनिट टेस्ला होती है। तुम्हें पढ़ना चाहिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं हम उसको। भाई हो सकता है कोई चुंबक यहां तक खींच रही हो, कोई यहां तक रखी वस्तु को खींचे, कोई यहां तक की रखी हुई वस्तु को भी खींच ले, तो चुंबक की ताकत अलग अलग हो सकती है। उस ताकत को हम बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। उस ताकत को हम बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। शुद्ध नाम बिल्कुल इसका ये है, या इसी को हम चुंबकीय प्रेरण भी बोलते हैं। अपनी जो बुक है आर्मी वाली, वो मैंने बनाई और मैंने उसमें लिखा कि बताओ टेस्ला किसकी यूनिट है। मैंने दोनों ऑप्शन दे दिए, ये भी दिया ये भी, तो करेक्ट तो यही है। तो बच्चों ने उसको गलत कह के भेज दिया कि सर ये क्वेश्चन गलत हो गया। मैंने समझाया नहीं महाराज, वो गलत नहीं है, वो बिल्कुल सही है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय प्रेरण को हम बी से दिखाते हैं, ठीक है। और ये एक सदिश राशि है, और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि चुंबक की ताकत कितनी है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बताती है कि चुंबक की स्ट्रेंथ कितनी है। तो आप ऐसे लिखो इसकी परिभाषा में कि ये क्या होती है, बस पूछा नहीं जाएगा तुमसे कभी, ये चुंबक की ताकत होती है, चुंबक की क्षमता होती है, ये चुंबक की स्ट्रेंथ होती है, यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट। ठीक है जी, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट। और सबसे ज़्यादा जरूरी बात, इससे सवाल पूछा जाता है कि इसका मात्रक क्या है, इसकी यूनिट क्या है। तो भाई इसकी यूनिट है टेस्ला। अभी के लिए यही पढ़ो, आगे इसकी और भी यूनिट पढ़ेंगे, वो जब आपको और चीज़ें समझ आएंगी। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय प्रेरण एक ऐसी राशि है जो बताती है कि चुंबक कितने स्ट्रांग है, और इसकी ही यूनिट टेस्ला होती है। अगर मैं कहता हूं एक मैग्नेट की स्ट्रेंथ 10 टेस्ला है और एक मैग्नेट की स्ट्रेंथ 3 टेस्ला है, तो निश्चित तौर पर आप समझ जाओ कि 10 टेस्ला वाली ज़्यादा स्ट्रांग है। ठीक है। अच्छा, टेस्ला कौन थे? टेस्ला एक बहुत महान वैज्ञानिक थे जिनके नाम पे इनका नामकरण हुआ। बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट साइंटिस्ट, मतलब जितने साइंटिस्ट आज आपने सुने हैं ना, सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट ये थे। ये आविष्कार कर रहे थे वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे, यानी कि विद्युत धारा का बगैर तारों के संचरण। सोचो, आधी इन्वेंशन हो पाई थी, बड़ी मजबूरियां थी, बड़े गरीब परिवार से पढ़े लिखे थे, बिजनेसमैन फंडिंग कर रहे थे, ये बीमार हो गए थे, बिजनेसमैनों ने फंडिंग रोक दी कि तुम्हारे प्रोजेक्ट से हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। टावर आधा बनाया था, वो टावर आज भी खड़ा हुआ है, सर्च कर लेना गूगल पे। तो कुछ वैज्ञानिकों ने इनके मर जाने के बाद सोचा कि यार चलो इनकी थ्योरी को हम पढ़ के आगे बढ़ा देते हैं। उन्होंने थ्योरी पढ़ने की कोशिश की, उनको समझ ही नहीं आया ये लिख क्या रहे थे। सोचो, जिस साइंटिस्ट की थ्योरी ही समझना है वो कितना पावरफुल साइंटिस्ट होगा, कितना इंटेलिजेंट। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, अभी हमारे पास समय की कमी है तो इसको यहीं तक रहने देंगे। और आशा करता हूं कि सबको एकदम बढ़िया बेहतरीन समझ में आया होगा इतना। और याद रखना कि हम कौन सी चुंबक में एंट्री ले चुके हैं। हम आर्टिफिशियल मैग्नेट में एंट्री ले चुके हैं, प्राकृतिक चुंबक में एंट्री ले चुके हैं, उसको हम अच्छे से पढ़ रहे हैं। अच्छे से इसको रिवाइज करना, तो आपका जो क्लास होगी अगली क्लास में, उसको अच्छे से इन सब चीज़ों को बढ़िया तरह से याद करके आइएगा। तो मिलते हैं फिर, नमस्कार, धन्यवाद। हरीश भैया थोड़ी देर रोक देना नोट करने के लिए।